आज हम बात कर रहे हैं टेररिज्म के ऊपर, यानी कि आतंकवाद के ऊपर। 2 दिन पहले दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा कि लाल किले के पास जिस तरीके से इस्लामिक चरमपंथियों ने आतंकवादी हमला किया और जिसमें 8 से ज़्यादा निर्दोष व्यक्तियों की जान गई, उसमें किसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? क्या सुरक्षा एजेंसीज़ नाकाम हुई? बिल्कुल नाकाम हुई। लेकिन क्या उसको पर्दा डालने का, क्या उसको एक व्हाइट वॉश करने की कोशिश, क्या ये बताने की कोशिश कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता, क्या ये बोलना सही है? क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? मैं बोलता हूँ नहीं होता। लेकिन हर आतंकवादी जो घटनाएँ होती हैं उसका कोई न कोई आइडियोलॉजी होता है और ये क्लियर है। क्या आइडियोलॉजी है उनकी? अगर आप देखें भारत के इतिहास में पिछले 70 साल में तो 2 ही तरीके की आइडियोलॉजी भारत में चरमपंथ फैला रही है। एक है जो लेफ्ट विंग टेररिज्म जिसको माओवाद कहा जाता है और दूसरा है इस्लामिक चरमपंथ जो हमने अभी लाल किले के पास देखा है। इस्लामिक चरमपंथ क्यों होता है इस देश में, ये समझना जरूरी है। भारत के बगल में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जब बार-बार इस तरीके की कोशिश की जाती है कि भारत के संप्रभुता, भारत की अखंडता और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को एक चोट पहुंचाई जा सके और उस चोट पहुंचाने के रास्ते में उनको लगता है कि यहां इतना शांति से सब कुछ क्यों हो रहा है, यहां पीसफुली डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों फॉलो किया जा रहा है, यहां संविधान की बात क्यों की जाती है, यहां पे लोकतंत्र क्यों जीवित है, यहां पे चुने हुए नेता ही क्यों वहां सरकार चला रहे हैं, यहां क्यों न्यायालय और न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, यहां क्यों आर्मी कभी कूप नहीं करती। इस तरीके की एक जो भावना है भारत के अगेंस्ट में, ये उन्हें बार बार विवश करती है कि वो भारत में पैसा इन्वेस्ट करें और भारत में इस तरीके के लोगों का कान भर के पैसा देके एक दिशा भ्रमित करके आतंकवादी घटनाएं बढ़ाएं। इसका नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है आम भारतीयों को। तो इससे कैसे लड़ा जाए? देखिए, आतंकवादी घटनाएं दुनिया भर में होती है, चाहे अमेरिका हो या रशिया, चाहे वो इंग्लैंड हो या यूरोप हो या एशिया की कोई और कंट्रीज हो, भारत भी उसे अनछूता नहीं है। लेकिन बाकी देशों में जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो वहां पे वहां की सरकार, वहां का ऑपोजिशन, वहां के नागरिक सब कोई उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है उसको ब्लेम करते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वैसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन भारत में क्या होता है? भारत में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं और मरने के बाद उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। क्या आतंकवाद में भी राजनीति हो सकती है? क्या उससे कोई समझौता किया जा सकता है? जिस तरीके से मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था, कर्नाटक के एक सिटिंग मिनिस्टर जो कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन से रिलेटेड है। क्या पता भाजपा इसमें इन्वॉल्व हो? क्या किसी देश में, भारत जैसे देश में, किसी सरकार पे यह आरोप लगाया जा सकता है कि वो आतंकवादी घटनाएं सिर्फ इसलिए अंजाम दे रहे हैं क्योंकि उन्हें एक चुनाव जीतना है? अरे चुनाव आएगा जाएगा, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन क्या ये देश को हम जाने देंगे? ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोली थी कि राजनीति अलग जगह है, लेकिन आपको इन सब मुद्दों पर जिसमें राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र हित की बात होती है, उस पर कोई समझौता नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, देखिए ये सिर्फ घटना नहीं है, ये पूरा प्लान था कि किस तरीके से आरडीएक्स को दिल्ली लाया गया, किस तरीके से आरडीएक्स को गाड़ी में फिट किया गया, किस तरीके, अच्छा जो कर रहे थे वो भी ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग थे, वो भी एक नोशन गलत गया कि अनपढ़ लोग जनरली इस तरीके से गुमराह हो जाते। डॉक्टर है वो, जिसने वो किया है नबी, वो डॉक्टर है। सिर्फ इस्लामिक चरमपंथी के नाम पे उसने आतंकवादी घटनाएं की और क्या हम उसका समर्थन करेंगे? हम क्या उसको डिफेंड करेंगे? क्या उसके लिए फिर से हम वही व्यवस्था देखेंगे कि रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे कोई खटखटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट चला जाता है जिस तरीके से? और ऐसा नहीं कि आज तक हुआ नहीं है, हमने देखा है कि किस तरीके से जब इस देश की संसद पे अटैक हुआ और उस संसद पे अटैक करने वाले मास्टरमाइंड अफजल गुरु को जब फांसी की सजा हुई तो उसको बचाने के लिए किस तरीके से रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले गए। सिर्फ यही क्यों, उसके पहले 1993 में जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई में लोकल ट्रेन में, उसका जो मास्टरमाइंड था याकूब मेनन, जिसको प्रॉपर लीगल व्यवस्था से सब कुछ दिया गया डिफेंस का अपने करने के लिए, और उसके बाद जब उसको सजा मिली, फांसी की सजा मिली, उसको बचाने के लिए रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला गया। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अधिवक्ता कर रहे हैं, आप देखिए वही याकूब मेनन जब मरा, जब उसको फांसी हुई और जब उसका जनाजा निकला तो उसमें लाखों की भीड़ थी। ये याकूब मेनन कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं था जिनकी श्रद्धा में लोग चले गए, आतंकवादी था। हमने यही दिखा बुरहान वानी के केस में, कश्मीर में किस तरीके से बुरहान वादी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, किस तरीके से वहां के लोगों को गुमराह कर रहा था, किस तरीके से दहशत फैलाया हुआ था उसने कश्मीर में। जब उसको सुरक्षा बलों ने मारा तो किस तरीके से उसके जनाजे में लाखों लोग चले गए। क्या इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए इस देश में? मुझे लगता है कि इस देश को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने मापदंड बदलने पड़ेंगे। लोग दुहाई देते हैं कि देश रिपब्लिक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है और इसलिए हमें आजादी, हम कुछ भी बोल सकें। अरे उसी रिपब्लिक, वो रिपब्लिक जो इस देश में आया है वो 1950 में आया है, लेकिन रिपब्लिक से पहले इस देश का
को इंडिपेंडेंट किया गया, दैट इज 1947। तो इस देश का इंडिपेंडेंस सुपरसीड करेगा कभी भी इस देश की रिपब्लिक को। संप्रभुता बचेगी तभी इस देश की रिपब्लिक बचेगी। तो मेरा मानना है कि इस देश की संप्रभुता पे कोई भी अगर डाउट होता है, अखंडता पे कोई प्रहार करता है, तो उसको सिरे से नकारना चाहिए, उस पर सिरे से प्रहार करना चाहिए। कुछ समय पहले हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष हिंदुओं को कश्मीर में जो पर्यटन के लिए गए थे उन पे अटैक किया, उन्हें निर्लज्जतापूर्ण तरीके से मारा। उस समय हमने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान का। मेरा मानना है कि हर वो घटना जो आतंकवाद से रिलेटेड है उसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए बचाव के लिए, लेकिन अगर किसी धर्म या मजहब के आधार पर अगर वो आतंकवादी घटना हो रही है तो उसे बख्श भी नहीं देना चाहिए। अगर इस देश को आपको सुरक्षित रखना है तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किन किन व्यवस्थाओं की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के नागरिकों को एक सुरक्षित और सुरक्षा का भाव होना चाहिए। इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं वो मनोबल तोड़ने के लिए होती हैं। इस बार जो आतंकवादी घटना हुई है वो इस देश के मनोबल को तोड़ने के लिए हुई है, यहाँ की शांति व्यवस्था को डिवाइड करने के लिए हुई है। जब इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान की अपने इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे थे, क्योंकि वहां के राजा का 70 साल हो गया था, जब इस देश में एक बिहार जैसे बड़े राज्य में चुनाव हो रहा है जहां पे एकदम शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन करवा रही है, उस समय में उसी के दौरान अगर इस तरीके की घटना देश की राजधानी दिल्ली में होती है तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो भी लोग इसमें अकाउंटेबल हैं उन पे सजा होनी चाहिए। अगर सुरक्षा कर्मी इसमें नाकाम रहे हैं तो उन पे एक्शन होना चाहिए। अगर हमारे जो एजेंसीज हैं जिनको पता होना चाहिए था पहले से कि इस तरह की घटना हो रही है या होने वाली है और उसको रोकने में नाकाम है तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी तरीके से इस्लामिक चरमपंथियों को किसी भी तरीके से इस देश में एक सेफ गार्ड प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। आपने वो गलती की हुई है कश्मीर में, जब एक नैरेटिव बनाया गया था कि वहां पे क्योंकि जॉब हिंदू पंडितों को है इसलिए पंडितों को मारने का एक अधिकार मिल गया था। क्या वही चीज आप पूरे देश में करना चाहते हैं? आज कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का हम हाल नहीं देख रहे हैं इस देश में। मेरा मानना है कि इस देश को अपने अंदर झांकना पड़ेगा, हमें चाणक्य की नीति अपनानी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि दुश्मन दुश्मन होता है, और इस घटना के बाद ये बात तो जरूर समझ में आ गई कि दुश्मन सिर्फ सरहद के उस पार नहीं होता, दुश्मन सरहद के इस पार भी होता है, और यहाँ के लोगों को उसके खिलाफ डट कर लड़ना पड़ेगा। आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आपके लिए कोई और लड़ने नहीं आएगा। आतंकवाद का कोई फेस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से पैसा देके आतंकवादी घटनाएं करा रहे हैं, समझना पड़ेगा। आज भारत जब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है और आगे बढ़ के तीसरी व्यवस्था पे जाने वाली है, आज भारत में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अच्छे से चुनाव करवाता है, जहां अलग अलग राजनीति सोचने वाले लोग अलग अलग सरकारें चला रहे हैं, आज जब भारत में स्टार्टअप का इतना बड़ा योगदान है, आज जब भारत में सबसे बड़ी युवा शक्ति क्रिएट हुई है पूरे दुनिया में, आज जब भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ है, यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे हुए हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं और लोग खर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे मामले में वो सभी लोग जो भारत का भला नहीं चाहते, भारत के बारे में अच्छा चीज नहीं करना चाहते, वो इस तरीके की कोशिशें बार बार करेंगे। इसको रोकने का एक ही तरीका है, हम सभी को आगे आना पड़ेगा। भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और इस तरीके के जितने अन्य दल हैं, सबके अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। हमने इजराइल का एग्जांपल देखा, इजराइल में जब वहां पे अटैक किया उन लोगों ने, तो इजराइल के देखिए प्रधानमंत्री जो जिस पार्टी से आते हैं और ऑपोजिशन जिस पार्टी से आते हैं, उन्होंने मिलकर उसको एग्रेसिवली लड़ा। उन्होंने नहीं कहा कि हमास हमारा दुश्मन है कि हमारा दोस्त है, उन्होंने कहा कि इजराइल की संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और इसीलिए इजराइल जीत रहा है। हमारे देश को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश की शांति, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश का संविधान सबसे सर्वोपरि है। कोई भी मजहब, धर्म या आइडियोलॉजी उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो ये मेरा मानना है। मैं चाहूंगा आप भी बताएं कि आपका क्या मानना है, और बताएं कि इसमें क्या सही सुझाव हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, ताकि हम इस देश को आगे खुशहाल देख सकें। धन्यवाद।